एक्सक्रीशन में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट नील। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट नील मतलब ना के बराबर पानी की जरूरत पड़ती है, जो किसके बीच प्रेजेंट है? जो कि मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड के बीच प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अगर कोई कहे हमसे कि भैया हमारी एक किडनी को बाहर निकालो और बताओ ना उस किडनी में कितने टाइप की नेफ्रॉन है, हमने बोला वासा रेक्टा के भी दो लिम्ब थे, एक था असेंडिंग लिम्ब, दूसरा था डिसेंडिंग लिम्ब, जिनमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू, सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, एक बार दोबारा से हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर एकदम बवंडर लेक्चर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो कहने का मतलब बच्चे, अब अपन यहां पे माइंड मैप सीरीज में इस बेहतरीन लेक्चर को डील करने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो थे वो इस थोड़े से टाइम पीरियड में मैं आपके दिमाग में छाप दूं। यस, अपन इसी एम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लेक्चर को देखिएगा और फिर एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन खुद बोल उठेगी, खुद बोल उठेगी। यस, तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। याद करो, हमारे चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? बच्चे, हमारी बॉडी में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनते हैं। वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या काम करना पड़ता है कि बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए, उन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने के लिए लगातार उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। सवाल था, सर अगर हमसे कोई पूछे कि मेनली वो टॉक्सिक सब्सटेंस है क्या? बेटा, मेनली वो टॉक्सिक सब्सटेंस, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है। नाइट्रोजिनस वेस्ट है। नाइट्रोजिनस वेस्ट में अपन बात करके चले, लाइक अमोनिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये अपने पास मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली कितने टाइप के? 3 टाइप के, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। बोला ठीक बात है। अब सवाल था, सर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ये 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी मटेरियल है, क्या आप इनके बारे में कुछ बताएंगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल बताते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने बोला अपने पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। हमने बोला जब भी पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? बेटा, हमने बोला जब भी पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक, दैट इज वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? तो हमने बोला वेरी टॉक्सिक, वेरी हाईली टॉक्सिसिटी किसमें प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, उसके बाद है यूरिया और सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। तो तीनों में टॉक्सिसिटी के बारे में पूछे तो टॉक्सिसिटी है मैक्सिमम किसकी? अमोनिया की, अमोनिया के बाद किसके? यूरिया की। और सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। अब सवाल था, सर आप हमें बताइए सोल्यूबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? सोल्यूबिलिटी के बारे में। बच्चे, अगर कोई पूछे कि सोल्यूबिलिटी के बारे में बताओ, मतलब कौन पानी में ज्यादा सोल्यूबल है, तो ध्यान रखना पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल, दैट इज हाईली सोल्यूबल अपने पास है, वो क्या है? अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में कम सोल्यूबल कौन सा है? वो अपने पास है यूरिया। और ध्यान रखना मेरे दोस्त कि ये यूरिक एसिड जो है ये ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। यूरिक एसिड क्या है? ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, मतलब मिनिमम सोल्यूबिलिटी है किसकी? यूरिक एसिड की। तो सवाल सीधा पूछेगा सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन? आप कहोगे अमोनिया,
वो कहेगा सबसे कम टॉक्सिक कौन, आप कहोगे यूरिक एसिड। वो सवाल पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी, आप कहोगे अमोनिया की। वो कहेगा सबसे कम सोल्यूबिलिटी किसकी, आप कहोगे यूरिक एसिड की। चले अगला सवाल था लॉस ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। बोला ये 3 एक्सक्रीटरी मटेरियल है, अगर इन्हें बॉडी से बाहर निकालना पड़े, एलिमिनेट करना पड़े, तो सबसे ज्यादा वाटर का लॉस, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किसके एक्सक्रीशन में पड़ेगी और सबसे कम पानी की जरूरत किसके एक्सक्रीशन में पड़ेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वो अमोनिया के एक्सक्रीशन में पड़ती है। 1 ग्राम अमोनिया के एक्सक्रीशन में लगभग 400 से 500 ml पानी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो यूरिया। 1 ग्राम यूरिया के एक्सक्रीशन में लगभग 40 से 50 ml पानी की जरूरत पड़ती है। जबकि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट नील। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑलमोस्ट नील। ऑलमोस्ट नील मतलब ना के बराबर पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती, ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो जब भी बोले सवाल पूछना कि सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसके एक्सक्रीशन में, आप कहोगे अमोनिया के में, सबसे कम किस में, यूरिक एसिड में। तो इसका मतलब यह हुआ कि सवाल यह पूछेगा कि यूरिक एसिड में के एक्सक्रीशन में पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम है। इसका मतलब शरीर में वाटर को कंजर्व करने में सबसे ज्यादा रोल किसका, आप कहोगे सर यूरिक एसिड का। उसके बाद वाटर के कंजर्वेशन में कौन हेल्प करता है, आप कहोगे यूरिया। तो ध्यान रखना यूरिया एंड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं बोलूं कि यूरिया एंड यूरिक एसिड शरीर में वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, या मैं कहूं कि बॉडी में वाटर को मेंटेन रखने में या बॉडी की ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने में, शरीर में पानी के लेवल को मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। बोला सर ठीक बात है, लेकिन बात यह थी कि फिर इन दोनों का एक्सक्रीशन कौन करेगा। बेटा याद रखना, जनरली आई रिपीट, जनरली ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, दैट इज एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं, उनका एक्सक्रीटरी मेटेरियल क्या होता है, अमोनिया। उनका एक्सक्रीटरी मेटेरियल क्या होता है, अमोनिया। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। और ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, कहां रहते हैं, लैंड पे। लैंड पे रहने वाले एनिमल दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है, उनका एक्सक्रीटरी मेटेरियल या तो यूरिया होता है या फिर यूरिक एसिड। क्यों भैया, क्योंकि यूरिया एंड यूरिक एसिड को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करने में कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल या तो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं या फिर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इसका मतलब यूरिया एंड यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है वो एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, लैंड पे रहने के लिए एक एडेप्टेशन है, ताकि शरीर में वाटर को कंजर्व किया जा सके। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर आपने ये बोला कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में पानी की जरूरत ऑलमोस्ट नील है, ना के बराबर है, तो फिर इस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कैसे किया जाता है। बेटा एनसीईआरटी माता की क्लियर लाइन है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है वो पेस्ट की फॉर्म में, जैसे कोलगेट का पेस्ट आता है पेस्ट की फॉर्म में, या छोटी छोटी पैलेट्स। पैलेट्स का मतलब होता है गोलियां, पैलेट्स का मतलब क्या होता है, गोलियां। तो इसका एक्सक्रीशन जो है वो पेस्ट की फॉर्म में या पैलेट्स की फॉर्म में, छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में किया जाता है। गोलियों की फॉर्म में, जैसे वो होम्योपैथिक वाली टैबलेट्स आती है ना, बिल्कुल ऐसी टैबलेट्स, दैट इज छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में किया जाता है। हाँ कि ना। अब सवाल था सर आप हमें एक बात बताओ, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, आपने बोला जनरली अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। मैंने कहा हाँ, अमोनिया का एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। बेटा ध्यान रखना, अमोनिया का जो एक्सक्रीशन किया जाता है वो NH4+ दैट इज अमोनियम आयन की फॉर्म में किया जाता है। किस फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में किया जाता है। और इस अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन जो है वो एनिमल करते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, या फिर मछलियां जो है, फिश जो है, वो करती है गिल्स की सरफेस के थ्रू। तो ध्यान रखना, अमोनिया का एक्सक्रीशन किसकी फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में। किसके द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस और गिल्स की सरफेस के द्वारा। और गिल्स की सरफेस के द्वारा कौन करती है, फिश करती है। कौन करती है, फिश करती है।
सवाल था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन यूरिया एंड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में किडनी का रोल होता है, किडनी का रोल होता है। अब सवाल था सर हमारे शरीर में यूरिया बना कैसे? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये अपने पास लीवर है। क्या है अपने पास? लीवर है। बच्चे ये जो लीवर है, इस लीवर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लीवर जो है, इस लीवर में बनता है, क्या बनता है? यूरिया। बोला सर यूरिया कैसे बना लीवर में? एग्जैक्टली में हमारे शरीर की जो सेल्स है उनमें लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, इस वजह से शरीर की सेल में बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। तो ध्यान रखना, शरीर की सेल में कभी भी यूरिया नहीं बनता, शरीर की सेल में क्या बनता है? अमोनिया। और वो अमोनिया जो था, वो अमोनिया कहां पहुंचा? हमारे लीवर में पहुंचा, और हमारे लीवर ने इस अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवा के क्या बना दिया? यूरिया। तो जब भी बोले कि लीवर में क्या बना? यूरिया बना। यूरिया किस किस चीज से बना? हमने बोला अमोनिया प्लस CO2 से क्या बना? यूरिया बना। और यूरिया के बनाने के इस साइकिल को अपन बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो जब भी पूछे बताओ ऑर्निथिन साइकिल क्या है, तो मैं कह दूंगा वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, उसको अपन ने क्या बोल दिया? ऑर्निथिन साइकिल। और ये ऑर्निथिन साइकिल कहां होता है? लीवर में होता है। तो इसका मतलब लीवर में क्या बन गया? यूरिया बन गया। और इस यूरिया को हमने ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया? किडनी में पहुंचाया। इस यूरिया को ब्लड के द्वारा कहां पहुंचाया? आप कहोगे सर ब्लड के द्वारा इस यूरिया को हमने कहां पहुंचाया? किडनी में पहुंचाया। और जो ही ये यूरिया ब्लड के द्वारा पहुंचा किडनी में, किडनी ने यूरिन के साथ इस यूरिया का क्या कर दिया? एक्सक्रीशन। यूरिया का क्या कर दिया? एक्सक्रीशन। मैं बता दूं, हम ह्यूमन बीइंग एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सवाल था सर क्या बताओगे? अभी हमने एक बात पता की कि अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का रोल नहीं होता, लेकिन यूरिया के एक्सक्रीशन में भी किडनी का रोल होता है, एंड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में भी किडनी का रोल होता है। हमने यह भी आपको बताया कि यूरिया एंड यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल करते हैं, ताकि शरीर में वाटर को क्या कर सके? कंजर्व कर सके। इसीलिए मैं कह दूं कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया वो एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। आप कहोगे हां, मैं कह दूं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड भी एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। बोला बिल्कुल। सवाल था सर आप ये बताओ अमोनिया का एक्सक्रीशन कौन करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करते हैं, एंड यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन करते हैं? बड़े ध्यान से देखना बेटा, अपने पास बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। किसका करते हैं? अमोनिया का एक्सक्रीशन। और आपने पढ़ा था एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में कि बोनी फिश तो मरीन वाटर में भी रह सकती है, फ्रेश वाटर में भी रह सकती है। तो ध्यान रखना, फ्रेश वाटर में मिलने वाली बोनी फिश है वो ही अमोनिया का एक्सक्रीशन करती है, मरीन वाटर वाली नहीं करती। चले, सवाल था सर आप बताओ यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करता है? ध्यान से देखना बेटा, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। लाइक एक एडल्ट फ्रॉग को देखें तो वो भी किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिया का। कार्टिलेजिनस फिशेज, और ये कार्टिलेजिनस फिशेज जो थी, ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेज मरीन वाटर में रहती है। तो MW का मतलब है मरीन वाटर, दैट इज मरीन वाटर फिशेज किसका एक्सक्रीशन करती है? यूरिया का एक्सक्रीशन करती है। एनेलिड्स, और एनेलिड्स में सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास है अर्थवॉर्म, और वो अर्थवॉर्म भी किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। सवाल था सर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन करते हैं? बेटा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन करते हैं? वो करते हैं बर्ड्स, जिनको अपन बोलते हैं एव्स, क्लास एव्स के मेंबर है। नेक्स्ट इंसेक्ट्स, नेक्स्ट रेप्टाइल्स, और अपने पास लैंड स्नेल जो कि मोलस्का का मेंबर है, यह भी किसका एक्सक्रीशन करता है? यूरिक एसिड का। यह भी किसका करता है? यूरिक एसिड का। तो बेटा NCERT माता ने केवल इतनी सी बात ही दे रखी है। अब सवाल था सर ये तो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ली, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ली।
अब हमें जो बात करनी है इस चैप्टर में, वो मेनली बात करनी है ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बच्चे जब भी बोले ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना, तो मैं कहूंगा उसमें मेनली 4 चीजें थी। कौन कौन सी? 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, और एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और एक सिंगल था मेरे पास यूरिथ्रा। इन 4 चीजों से मिलकर बना ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले बात करके चलते किसके बारे में दोस्त? हम बात करके चलते किडनी के बारे में। तो देखिए प्लीज, हमने बोला जब भी कोई कहे कि सर ह्यूमन बीइंग जो है उसमें किडनी कितनी है, हमने बोला अगर ह्यूमन बीइंग को देखे तो ह्यूमन बीइंग में 1 पेयर किडनी है। जब भी बोले ह्यूमन बीइंग में किडनी कितनी है, तो हमने बोला ह्यूमन बीइंग में 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर किडनी है। पूछेगा किडनी बनी किससे? हमने बोला एम्ब्रियोनिक स्टेज में किडनी जो बनी वो मीजोडर्म से बनी, इसलिए उसका ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्म। बोला सर अगर आपकी किडनी को बाहर निकाल ले, अरे मेरी मत निकालो, अपनी चेक कर लो यार। नहीं, आपकी चेक करेंगे। चलो मेरी एक किडनी को बाहर निकाल लो, फिर देखोगे तो क्या पता चलेगा कि किडनी की लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर्स है। किडनी की लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर्स है। बोला ठीक बात है। किडनी की विड्थ कितनी है? हमने बोला किडनी की विड्थ है वो 5 से 7 सेंटीमीटर है। पूछेगा किडनी की थिकनेस कितनी है? हमने बोला 2 to 3 सेंटीमीटर है, 2 to 3 सेंटीमीटर है। बोला ठीक है सर। आप बताओ सर ये जो किडनी है इस किडनी का वेट कितना है? बेटा हमारी एक किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम है। पूछेगा गुरुजी किडनी का रंग कैसा? हमने बोला रेडिश ब्राउन कलर। पूछेगा किडनी की शेप कैसी? हमने बोला किडनी की शेप है वो है बीन शेप्ड। कैसी है? बीन शेप्ड। अब सवाल था सर बीन शेप्ड कैसा होता है? बड़े ध्यान से देखना, ये मैंने आपके सामने किडनी बनाई है और ये किडनी कैसी है? हमने बोला ये मेरे पास है बीन शेप्ड किडनी। ये मेरे पास किडनी है हमारी जो कैसी है? बीन शेप्ड किडनी है। बच्चे इस किडनी को देखोगे तो आप पूछोगे सर किडनी की लोकेशन क्या है? बेटा किडनी जो है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और एब्डोमिनल कैविटी की कौन सी सरफेस पे? डोर्सल साइड पे, दैट इज यहां पे, लगभग इस जगह पे, लगभग इस जगह पे। तो जब भी बोले किडनी कहां पे प्रेजेंट है, आप कहोगे एब्डोमिनल कैविटी में। पूछेगा कौन सी साइड में, कौन सी सरफेस पे? आप कहोगे डोर्सल सरफेस पे। आप कहोगे डोर्सल सरफेस पे। बोलो गुरुजी डोर्सल सरफेस पे कहां? बेटा इस किडनी की लोकेशन देखें तो हमें पता चला इस किडनी की शुरुआत T12 पे हुई, और ये T12 क्या है? ये मेरे पास है 12th थोरेसिक वर्टिब्रे। ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रे है। जब भी पूछे कि भैया किडनी की शुरुआत तो यहां से हुई, किडनी का एंड कहां पे हुआ? हमने बोला L3, मतलब ये मेरे पास है 3rd लंबर वर्टिब्री। थर्ड लंबर वर्टिब्री। तो जब भी बोले किडनी कहां पर लोकेटेड है, आप कहोगे एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड है, T12 से L3 के बीच, दैट इज 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेके 3rd लंबर वर्टिब्री के बीच में लोकेटेड है हमारी किडनी। बोला सर ठीक है। अब बताओ गुरुजी, बच्चे अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी क्या थी? किडनी थी। हमने क्या नोट किया कि किडनी के ऊपर एक टफ कैप्सूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टफ कैप्सूल। और उस टफ कैप्सूल को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये कैसा है? हमने बोला ये है टफ कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो है ये एक टफ कैप्सूल है, और ये टफ कैप्सूल क्या काम करता है? किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? ये रीनल कैप्सूल जो कि एक टफ कैप्सूल है। बोला सर ठीक है। अब बताओ, हमने कहा कि बीन शेप्ड किडनी, आप इस किडनी को ध्यान से देखो, ये वाली किडनी की आउटर साइड है, ये वाली किडनी की इनर साइड है। आप देखो किडनी की आउटर साइड है, ये आउटर साइड आपको कैसी दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर ये तो कॉन्वेक्स। किडनी की आउटर साइड कैसी दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर ये तो
वैक्स दिखाई दे रही है। ये किडनी की अंदर वाली साइड है, वो पूछेगा इनर साइड कैसी दिखाई दे रही है, हम कहेंगे जी कॉनकेव दिखाई दे रही है। तो जब भी बोले किडनी की आउटर साइड कैसी, आप कहोगे कॉन्वेक्स, वो कहेगा किडनी की इनर साइड कैसी, हम कहेंगे जी कॉनकेव। कॉनकेव आप देखो, किडनी की जो इनर कॉनकेव है साइड है, इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ये गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। सवाल पूछेगा हाइलम कहां पर लोकेटेड होता है, तो मैं कह दूंगा लोकेटेड होता है एट सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस। कहां? सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस। तो मैंने बोला कहां पे, तो हमने बोला लोकेटेड एट सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस। उसके अंदर वाली कॉनकेव सरफेस के सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को बोलते हैं हाइलम या हाइलस। हाइलम या हाइलस। सवाल था सर इस गड्ढे की खास बात क्या थी? गड्ढे की खास बात यह थी कि किडनी में अगर कोई ब्लड वेसल जाएगी तो वो इसी जगह से जाएगी, कोई नर्व फाइबर जाएगा तो वो इसी जगह से जाएगा, अगर यूरेटर एंटर होगी तो वो भी इसी जगह से एंटर होगी। तो इसका मतलब ये हाइलम ही वो जगह थी जहां से ब्लड वेसल, नर्व फाइबर एंड यूरेटर की क्या होती है? एंट्री। तो मैं मोटी मोटी लाइन लिख दूं कि ये क्या है, हमने बोला ये अपने पास है साइट ऑफ एंट्री ऑफ blood vessels, nerve fibers and ureter. साइट ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स एंड यूरेटर वो क्या है? वो अपने पास है हाइलम। वो पार्ट है हाइलम वाला पार्ट। बोला सर ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी माता की इतनी कहानी हुई क्लियर। हमने सवाल किया कि गुरुजी आप एक बात बताओ। हमने कहा जी पूछो। आपने बोला ये अपने पास किडनी है और इस किडनी वाला जो पार्ट था, इस किडनी वाला जो पार्ट था, ये जो किडनी वाला पार्ट था, इस व्हाइट वाले पार्ट को हमने बाहर निकाला। हमने कहा बिल्कुल बाहर निकाला। ये लो जी, हमने इस व्हाइट वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया। जब इस व्हाइट वाले पार्ट को बाहर निकाला तो ये कौन सी साइड? हमने बोला ये मेरे पास है इनर साइड। ये कौन सी साइड? हमने बोला ये अपने पास है, वो अपने पास है आउटर साइड। हमने बोला इस किडनी वाले पार्ट को बाहर निकाला और हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। हमने बोला इस लाइन के इधर देखोगे, इधर देखोगे तो ये जो पार्ट मेरे पास है, इस पार्ट को हमने बोल दिया रीनल मेड्यूला। दैट इज ये किडनी का पार्ट है, वो मेडुला वाला पार्ट है। अगर इस लाइन से आप देखोगे इधर तो हमने बोल दिया ये वाला जो पार्ट है ये किडनी का आउटर पार्ट है और इसको अपन ने बोल दिया रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स। चले भैया, तो हमने बोला अंदर से देखे तो किडनी में कितने रीजन दिखाई देंगे, कितने जोन दिखाई देंगे? आप कहोगे दो, आउटर वाला कोर्टेक्स और इनर वाला मेडुला। आउटर वाला कोर्टेक्स, इनर वाला मेडुला। इनर वाला मेडुला। बोला सर ठीक है। अब यहां पे देखो इस कोर्टेक्स के अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको बोल दिया कोर्टिकल फ्लूइड और ये मेडुला के अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको बोल दिया मेडुलरी फ्लूइड। हमने क्या काम किया? इस कोर्टेक्स से ये जो मैंने गुलाबी रंग से रिप्रेजेंट कर रखा इस फ्लूइड को बाहर निकाला। कोर्टेक्स से इस फ्लूइड को क्या किया? बाहर निकाला। और जब कोर्टेक्स से इस फ्लूइड को बाहर निकाला और इसको स्टडी किया तो पता चला कि कोर्टेक्स का ये जो फ्लूइड है इसकी ओस्मोलैरिटी जो है वो है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। इसकी ओस्मोलरिटी कितनी है? इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। जब भी पूछे कि सर अगर इस मेडुला से फ्लूइड बाहर निकाले तो उसकी ओस्मोलरिटी कितनी है, अगर इस मेडुला के फ्लूइड की ओस्मोलरिटी को चेक करें
तो उसकी ऑस्मोलरिटी होती है अबाउट 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये है किसकी? वो है मेडुला की। सवाल था सर कोर्टेक्स की तुलना में मेडुला की ऑस्मोलरिटी कितनी? 4 टाइम्स ज्यादा है। अरे ऐसा क्या गुनाह किया कोर्टेक्स ने कि उसकी ऑस्मोलरिटी कम है? हमने कहा भैया ये तो चेक करना पड़ेगा। जब डिटेल स्टडी किया तो पता चला इस मेडुला वाला पार्ट में ये बहुत सारा मटेरियल जो था वो प्रेजेंट था। ये लीजिए, पूछेगा सर ये रेड वाला मटेरियल जो आप बना रहे हो कहां पे बना है? प्रेजेंट है मेडुला में, कोर्टेक्स में नहीं है। तो बोला ये रेड वाला जो मटेरियल है ये क्या है? हमने बोला ये अपने पास है स्टोर्ड NaCl एंड यूरिया। स्टोर्ड NaCl एंड यूरिया। तो हमने क्या बोला कि मेडुला की ऑस्मोलरिटी कोर्टेक्स से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मेडुला में NaCl एंड यूरिया स्टोर होते हैं जो कि मेडुला की हाई ऑस्मोलरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सवाल था सर आप बताओ इस इंटरनल स्ट्रक्चर को और थोड़ा जूम करके देखें, अच्छे से देखें तो ये अंदर से कैसी दिखाई देगी? हमने बोला इसको जूम करके देखोगे तो ये अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? कि किडनी के अंदर 2 ही पार्ट है, एक कोर्टेक्स और एक मेडुला। अब ध्यान से देखिएगा पूरी की पूरी कहानी को। हमने क्या कहा? हमने ये बोला कि ये यूरेटर है देखिए, और ये यूरेटर वो थी जो किडनी से यूरिन को कहां लेके जा रही है? यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर तक। मैंने आपको बोला था कि यूरेटर किडनी में कहां से एंटर होती है? आपने बोला था हाइलम वाले पार्ट से एंटर होती है। यह हाइलम गड्ढा था जो कि इनर साइड में था, यहां से यूरेटर एंटर हुई। यूरेटर एंटर हुई हाइलम से, और देखिए पीले रंग का एक चौड़ा सा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। तो एनसीईआरटी माता क्या लिखती है कि हाइलम के अंदर की तरफ जो ये ब्रॉड फनल लाइक स्पेस है, ये ब्रॉड फनल लाइक स्पेस जो पीले रंग से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो जब भी कोई पूछे रीनल पेल्विस है क्या, तो आप कहोगे ब्रॉड फनल लाइक स्पेस है जो कि हाइलम से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अब इस रीनल पेल्विस से ये ब्लू कलर के प्रोजेक्शंस निकले, ये ग्रीन कलर के प्रोजेक्शंस निकले। ये ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर के जो प्रोजेक्शंस है उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कैलिस। प्लूरल हुआ कैलिस और अपने पास सिंगुलर हुआ कैलिक्स। ब्लू कलर वाली है जिनके नंबर 1 किडनी में 3 to 4 होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। ये ग्रीन वाले जो है जो कि एक किडनी में 8 to 12 होते हैं, कितने होते हैं? 8 to 12, उन्हें बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो कैलिक्स होता है सिंगुलर, कैलिस होता है वो होता है प्लूरल। तो जब भी बोले माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स है क्या, तो आप कहोगे ये रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल पेल्विस है। बोला सर ठीक बात है। अब यहां पे देखिए ये माइनर कैलिक्स जो थी ये कनेक्टेड है किससे? इस रेड कलर की कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर से, रेड कलर की कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर से। अब ये है क्या? हमने बोला ये रेड कलर की जो कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसी को अपन बोलते हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। सवाल पूछेगा सर ये मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड है क्या? बेटा ये किडनी के अंदर प्रेजेंट ये पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली में ये मेडुला का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेडुला का। या मैं कह दूं कि किडनी का मेडुला पार्ट जो होता है वो कुछ कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, और उन कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड बोलते हैं। और ध्यान रखना एक किडनी में इन रीनल पिरामिड के नंबर कितने होते हैं? 8 to 12। कितने होते हैं? 8 to 12। पूछेगा बताओ रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड किसका भाग? आप कहोगे मेडुला का भाग। बोला ये कहां जाके खुलता है? आप देखिए ये जाके खुल रहा है, वो खुल रहा है माइनर कैलिक्स में। मतलब ये जाके किस में खुलते हैं? कैलिक्स में जाके खुलते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये कहां है? प्रोजेक्टिंग इन द कैलिसेस। तो प्रोजेक्टिंग इन द कैलिसेस मतलब किस में जाके खुल रहे हैं? कैलिक्स में जाके खुल रहे हैं। चले भैया नेक्स्ट सवाल था सर आपने बोला बाहर वाला पार्ट कौन सा? हमने बोला ये जो बाहर की साइड जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे पास कोर्टेक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कोर्टेक्स पार्ट है। हमने देखा कि कोर्टेक्स के कुछ प्रोजेक्शंस,
कोर्टेक्स के कुछ प्रोजेक्शंस जो थे वो मेडुला में धसे हुए हैं और किसके बीच प्रेजेंट है? रीनल पिरामिड के बीच प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुला, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। कोर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, मतलब कोर्टेक्स के वो प्रोजेक्शंस जो किसके बीच प्रेजेंट है? जो कि मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड के बीच प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं? रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी। तो जब भी पूछे रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी है क्या, तो मैंने कहा कि ये कोलम शेप्ड प्रोजेक्शंस ऑफ कोर्टेक्स है विच आर लोकेटेड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, उसे ही बोलते हैं रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी। तो जब भी पूछे रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट, आप बोलोगे सर कोर्टेक्स का पार्ट। जब भी पूछे मेडुलरी पिरामिड किसका पार्ट, हमने बोला वो मेडुलरी पिरामिड जो है वो मेडुला का पार्ट। अब सवाल पूछेगा सर, आपसे कोई पूछे कि बताओ किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। हमने बोला किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, वो होती है नेफ्रॉन। और अगर पूछे कि एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन, तो ध्यान रखना एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है। सवाल था गुरुजी, अगर एक नेफ्रॉन को हम बाहर निकालें और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? सुनो भैया, कैसी दिखाई देगी। हमने क्या काम किया, ये आपके सामने एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल लिया और हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हमसे जब भी बोले कि सर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, हमने कहा सुनिए, एक नेफ्रॉन जो होती है उसके एग्जैक्टली में 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन का एक पार्ट जो है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एंड नेफ्रॉन का दूसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। जब भी कोई कहे ग्लोमेरुलस है क्या, तो मैं कह दूं ये ब्लड कैपिलरीज का एक टफ्ट, और मैं कहूं ब्लड कैपिलरी का एक बंच, या मैं कहूं ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा, दैट इज क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये मेरे पास क्या है? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर है, टफ्ट है, बंच है, गुच्छा है। क्या? ग्लोमेरुलस। एंड दूसरा पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल्स। आपको बता दूं, जब भी बोले रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से भाग आते हैं, हमने बोला रीनल ट्यूब्यूल्स में अपने पास सबसे पहले आता है बोमन्स कैप्सूल, फिर अपने पास आती है पीसीटी, दैट इज पैरोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, फिर अपने पास आता है लूप ऑफ हेनले, एंड फिर अपने पास आता है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब सवाल था, सर आपने बोला ग्लोमेरुलस तो क्या है? ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा। अगर कोई कहे कि सर इस बोमन्स कैप्सूल के बारे में बताइए, बोमन कैप्सूल के बारे में बताइए, बड़े ध्यान से देखना, हम एक एक करके बात करते हैं। बच्चे, हमने बोला ये कोई मेरे पास एफिरेंट आर्ट्रियोल, मेरे पास एग्जैक्टली में किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरी की ब्रांच है। तो जब भी बोले ये क्या है, हमने बोला ये मेरे पास है फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। अब देखो, एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन? आप कहोगे सर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। तो हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कौन करेगी? एफिरेंट आर्ट्रियोल। तो जब भी पूछे नंबर ऑफ एफिरेंट आर्ट्रियोल बराबर नंबर ऑफ नेफ्रॉन,
बोला ठीक बात है। हमने बोला ये एफिरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आई और कहां पहुंची, वो इस कप लाइक स्ट्रक्चर में पहुंची। किस में पहुंची, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में पहुंची। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो हमने बोला ये अपने पास है डबल लेयर्ड एंड कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड एंड कप लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, बोमन कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल है। इस बोमन कैप्सूल के अंदर देखो ये एफिरेंट, ये मेरे पास एफिरेंट आर्ट्रियोल है, ये आई और यहां आके ये ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। तो ध्यान रखना ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को ही तो हमने बोला ग्लोमेरुलस। तो जब भी पूछे ग्लोमेरुलस है क्या, हम कहेंगे क्लस्टर और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। इसको बनाया किसने, हमने बोला इट इज प्रोड्यूस्ड बाय और फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, एफिरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा, एफिरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। फिर पूछेगा सर आप बताओ इस ग्लोमेरुलस की ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इन ब्लड कैपिलरीज ने जुड़ के क्या बनाई। ये ब्लड कैपिलरीज सारी की सारी रीयूनाइट हुई और इन्होंने बना ली इफिरेंट आर्ट्रियोल, इफिरेंट आर्ट्रियोल। सवाल था सर आप बताओ ये इफिरेंट आर्ट्रियोल किससे बनी। मैंने बोला ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जुड़ के क्या बनाती है, इफिरेंट आर्ट्रियोल। और ये इफिरेंट आर्ट्रियोल ही है जो किसको, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब काम की बात सुनना, ये जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है, इस एफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो होता है, वो डायमीटर क्या होता है, ज्यादा, ये होती है चौड़ी। और ये इफिरेंट आर्ट्रियोल जो है, इसका डायमीटर जो है वो डायमीटर होता है कम, मतलब ये होती है नैरो। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये चौड़ी और ये मेरे पास क्या हुई, नैरो। तो यहां से ज्यादा ब्लड आएगा, यहां से ब्लड के निकलने की जगह क्या होगी, कम। इस वजह से इस ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर ही था जिसकी वजह से ब्लड का कुछ पार्ट छन के फिल्टर होके कहां पहुंचेगा, बोमन्स कैप्सूल में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, बोमन्स कैप्सूल में पहुंचेगा। चले भैया अब अपना आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे बात करी ग्लोमेरुलस के बारे में, अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट कौन सा, बोमन्स कैप्सूल। हमने बोला ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। इस बोमन कैप्सूल में हमने बोला डबल लेयर्ड, तो कितनी लेयर है, दो। बड़े ध्यान से देखना, ये व्हाइट वाली तो इसकी बाहर वाली लेयर है और ये ग्रीन वाली जो सेल बनाई ये इसकी इनर लेयर है। इसकी इनर लेयर में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो जब भी पूछे बताओ पोडोसाइट्स जो है वो कहां पाई जाती है, आप कहोगे बोमन्स कैप्सूल में। पूछेगा कौन सी लेयर में, अंदर वाली में कि बाहर वाली में, तो ध्यान रखना इनर लेयर में मिलती है कौन सी सेल, पोडोसाइट सेल्स। अब इन पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से होता है कि इन पोडोसाइट सेल्स के बीच में कुछ पोर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते, कुछ पोर्स। देखो ये येलो येलो रंग के हमने छोटे छोटे पोर्स और होल दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए, इन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। तो पूछेगा बताओ फिल्ट्रेशन स्लिट कौन सी लेयर में, आउटर वाली में कि इनर वाली में, तो आप कहोगे इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट सेल्स के बीच में। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये क्या गुच्छा क्या था, ग्लोमेरुलस, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या था, ये था बोमन्स कैप्सूल। तो देखो ये गुच्छा इस बोमन कैप्सूल के अंदर ऐसे है कि नहीं है, ये गुच्छा जो था दैट इज ग्लोमेरुलस था, ये बोमन कैप्सूल के अंदर ऐसे है कि नहीं है। आपने कहा सर ऐसे है, तो एनसीईआरटी माता लिखती है कि ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड बाय बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस किससे एनक्लोज्ड है, किससे एनक्लोज्ड है, आप कहोगे बोमन्स कैप्सूल से एनक्लोज्ड है। और आपको बता दूं मेरे दोस्त कि इस ग्लोमेरुलस और ये दूसरा रहा बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ये रहा बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी। इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पुसेल्स, मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पुसेल्स। तो सीधा सवाल पूछेगा मेलपिगियन बॉडी क्या है, तो आप कहोगे ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमने देखा कि बोमन्स कैप्सूल जो था ये आगे जाके किसमें खुला, पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपको बता दूं इस पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है।
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी एपिथेलियल सेल्स की फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होंगे तो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो मटेरियल का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? पीसीटी में होता है, क्योंकि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम है, मतलब माइक्रोविलाई क्या है? प्रेजेंट। अब पीसीटी जो थी वो आगे जाके खुली इस डक्ट में। इस डक्ट में जो फ्लूइड था वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। इस डिसेंडिंग लिम्ब के दो भाग हैं। ऊपर वाला भाग जिसको बोला वाइड पार्ट, वो था थिक पार्ट, और नीचे वाला ये पार्ट ये मेरे पास है थिन पार्ट। ये पार्ट मेरे पास थिन पार्ट। वाइड पार्ट, थिक पार्ट, नैरो पार्ट, थिन पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट किसके? डिसेंडिंग लिम्ब के। ये डिसेंडिंग लिम्ब जो था ये आगे जाके किस में कंटिन्यू हुआ? हमने बोला ये हुआ इस ऊपर की तरफ फ्लूइड ले जाने वाले में, और इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के कितने भाग? दो भाग। नीचे वाला भाग थिन पार्ट दैट इज नैरो पार्ट, ऊपर वाला भाग थिक पार्ट, ऊपर वाला भाग थिक पार्ट। तो जब भी बोले कि पीसीटी किसमें खुली जाके, आप कहोगे लूप ऑफ हेनले के कौन से लिम्ब में? डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब किस में कंटिन्यू आगे जाके? आप कहोगे असेंडिंग लिम्ब में। और ये असेंडिंग लिम्ब किस में खुला? आप कहोगे डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में खुला। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी जिसके पास डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो जब भी कोई कहे लूप ऑफ हेनले क्या है, हमने बोला लूप ऑफ हेनले जो है वो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी का वर्ड है डायरेक्ट। कैसी स्ट्रक्चर है? हमने बोला हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। किससे बना है? हमने बोला ये दो चीजों से बना है, डिसेंडिंग लिम्ब प्लस असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब प्लस असेंडिंग लिम्ब से मिलकर बना है कौन? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब किस में जाके खुला? डीसीटी में। और ये डीसीटी जो थी ये फाइनली जाके किस में खुली? आप कहोगे सर कलेक्टिंग डक्ट में खुली। कलेक्टिंग डक्ट में खुली। अब ध्यान रखना, इस नेफ्रॉन की डीसीटी यहां पे खुली, किसी दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी यहां पे खुली, किसी तीसरे नेफ्रॉन की डीसीटी यहां पे खुली। तो इसका मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारी नेफ्रॉन आके खुलती है, बहुत सारी अलग अलग नेफ्रॉन की डीसीटी आके खुलती है। तो ध्यान रखना ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट में मैं लिख दिया नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ध्यान रखना ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट यहां, बहुत सारी डीसीटी इस कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलती है। तो ये बहुत सारी जो नेफ्रॉन थी उसकी शेयरिंग डक्ट है, साझे की डक्ट है, किसी एक नेफ्रॉन के बाप का माल नहीं है। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब सवाल था सर मोटी मोटी बात क्लियर हुई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमसे कोई पूछेगा कि सर आप बताओ कौन कौन से पार्ट तो नेफ्रॉन के कोर्टेक्स भाग में लोकेटेड है, कौन कौन से मेडुला में? तो हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी ये कोर्टेक्स भाग में लोकेटेड है। कौन से भाग में लोकेटेड है? कोर्टेक्स भाग में लोकेटेड है। जबकि लूप ऑफ हेनले जो होता है वो कहां पे लोकेटेड है? हमने बोला वो मेडुला में लोकेटेड है। पूछेगा सर कलेक्टिंग डक्ट जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, अगर कोई कहे कि कलेक्टिंग डक्ट कहां पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखना कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट तो कोर्टेक्स में प्रेजेंट है और मोस्टली पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है। इसलिए एनसीईआरटी माता एक लाइन लिखती है कि कलेक्टिंग डक्ट में लिखती है एक्सटेंड्स फ्रॉम कोर्टेक्स टू डीप मेडुला, मतलब ये कोर्टेक्स से लेके मेडुला में बहुत अंदर तक प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा पार्ट कोर्टेक्स में और मोस्टली पार्ट मेडुला में लोकेटेड होता है। ये सीधा सवाल आता है नीट में, आपको इसे बाय हार्ट लर्न करना है। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अब सवाल था, सर अगर कोई कहे हमसे कि भैया हमारी एक किडनी को बाहर निकालो और बताओ ना उस किडनी में कितने टाइप की नेफ्रॉन है। बच्चे ध्यान रखना, हमारी जो किडनी है उसमें दो टाइप की नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन को बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो किडनी में कितने टाइप की नेफ्रॉन? दो टाइप की, कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ध्यान रखना मेरे दोस्त कि हमारी किडनी की मोस्टली नेफ्रॉन कोर्टिकल नेफ्रॉन है, मतलब लगभग 80 से 85% नेफ्रॉन जो किडनी में है वो कौन सी है? कोर्टिकल नेफ्रॉन। बची हुई लगभग 15 से 20% जो नेफ्रॉन है वो कौन सी नेफ्रॉन है? वो कौन सी नेफ्रॉन है? हमने बोला बची हुई 15 से 20% जो नेफ्रॉन है, 15 से 20% जो नेफ्रॉन है वही अपने पास कौन सी है? वही अपने पास है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। बोला ठीक बात है। तो जब भी बोले किडनी की मोस्टली नेफ्रॉन कौन सी, आप कहोगे कोर्टिकल, थोड़ी सी नेफ्रॉन कौन सी? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनमें क्या डिफरेंस था बेटा? अगर इन कोर्टिकल नेफ्रॉन को देखें तो इनका मेलपिगियन कार्पुसेल्स, जिसको अपन ने बोला था मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पुसेल्स, वो कौन से भाग में लोकेटेड होता है? कोर्टेक्स भाग में लोकेटेड होता है। जबकि इन नेफ्रॉन में मेलपिगियन कार्पुसेल्स जो है वो कोर्टेक्स एंड मेडुला जो है उनके जंक्शन पे लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? कोर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे लोकेटेड है। बोला सर और कोई डिफरेंस? और डिफरेंस ये था कि ये कोर्टिकल नेफ्रॉन जो थी इनमें लूप ऑफ हेनले जो था वो लेस डेवलप्ड था। लूप ऑफ हेनले क्या था? लेस डेवलप्ड था, बहुत छोटा था, और वो मेनली कहां पे लोकेटेड था? वो मेनली लोकेटेड था कोर्टेक्स में। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एंड लॉन्ग होता है, और वो मेनली कहां पे लोकेटेड होता है? वो मेनली कहां पे लोकेटेड होता है? वो मेनली लोकेटेड होता है मेडुला पार्ट में। अब ध्यान रखना, सवाल पूछेगा सर और कोई डिफरेंस? मैंने कहा और कोई डिफरेंस है। एग्जैक्टली में ये कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है इनमें वासा रेक्टा, ध्यान से देखना, कोर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा पाया जाता है, वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा पाया जाता है। सवाल था सर ये वासा रेक्टा क्या है? ये टर्म तो पहली बार सुनी है, चलिए मैं आपको समझाता हूं वासा रेक्टा क्या है। इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई क्या है। आप देखो, आप बड़े ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो। हमने बोला मेरे दोस्त ये है एफिरेंट आर्ट्रियोल, जिसका डायमीटर क्या था? ज्यादा। क्या था? ज्यादा। ये है इफिरेंट आर्ट्रियोल, जिसका डायमीटर क्या था? कम। याद करो हमने बोला एफिरेंट आर्ट्रियोल क्या काम करती है? हमने बोला ये रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच है जो ब्लड लेके आती है किसके पास? ग्लोमेरुलस के पास, या मैं कहूं नेफ्रॉन के पास। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है? हमने बोला ब्रिंग ब्लड टू नेफ्रॉन, और मैं कहूं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन में ब्लड को लेके जाती है। कौन लेके आती है? एफिरेंट आर्ट्रियोल। फिर क्या हुआ? हमने बोला एफिरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके क्या बना रही है? उसकी ब्रांचेज से, कैपिलरीज से बन रहा है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज जो थी वो रीयूनाइट हो रही है, जुड़ रही है, और जुड़ के क्या बना रही है? इफिरेंट आर्ट्रियोल बना रही है। ध्यान रखना ये इफिरेंट आर्ट्रियोल क्या काम करती है? हमने बोला ये कलेक्ट करती है ब्लड को, कहां से? ग्लोमेरुलस से, और उसे सप्लाई करती है किसको? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को, रीनल ट्यूब्यूल्स को। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है? हमने बोला सप्लाई ब्लड टू रीनल ट्यूब्यूल्स। ये रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई करती कौन? इफिरेंट आर्ट्रियोल। बोला डायमीटर किसका बड़ा? हमने बोला एफिरेंट आर्ट्रियोल का। डायमीटर छोटा किसका? हमने बोला इफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर होता है छोटा। अब यहां पे देखिए, इफिरेंट आर्ट्रियोल ने क्या काम किया? यहां से ब्लड आया था, वो ब्लड जो था वो यहां से होते हुए इस इफिरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए बाहर गया। ये इफिरेंट आर्ट्रियोल जो थी हमने बोला ये रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी। सबसे पहले इसने इस पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड एक नेटवर्क बनाया।
पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड एक नेटवर्क बनाया। हमने बोला ये रही मेरे पास पीसीटी और ये रही मेरे पास डीसीटी। इन पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। तो हमने बोला कि ब्लड कैपिलरी का वो नेटवर्क जो पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो जब भी कोई कहे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है क्या, तो आप कहोगे पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। फिर क्या हुआ? इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से ये कोई ब्लड वेसल निकली, ये लिखिए, जो कि ब्लड को नीचे की तरफ लेके जा रही है। फिर यहां पे ये ब्लड वेसल है, ब्लड गया इधर और फिर ये ब्लड को ऊपर की साइड लेके जा रही है। ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला कि ये कहां से निकली? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से एक ब्लड वेसल निकली जो कहां गई? लूपोफेन लेके लिम्स के पैरेलल गई। कहां गई? लूपोफेन लेके पैरेलल गई और उसने एक यू शेप्ड नेटवर्क बना लिया। कैसा बना लिया? यू शेप्ड नेटवर्क बना लिया। किसके अराउंड बना लिया? लूपोफेन लेके अराउंड। उस यू शेप्ड नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो जब भी कोई कहे कि वासा रेक्टा क्या है, तो आप क्या कहोगे कि एक यू शेप्ड नेटवर्क है जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स के उस यू शेप्ड नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। वो पूछेगा बताओ वासा रेक्टा कहां से निकली, तो हमने बोला पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से निकली। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से निकली। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, लूप ऑफ हेनले को देखे तो ये पीले वाले भाग को देखिएगा, बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पीले वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग, ये वाला वो भाग था जिसमें फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे लूप ऑफ हेनले का कौन सा लिम्ब बोल दिया? डिसेंडिंग लिम्ब। ये वाला पीला वाला भाग लूप ऑफ हेनले का वो था जहां पे फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए इसको बोल दिया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन ध्यान से देखो, ये ब्रांच देखिए, इधर वाली ब्रांच, ये ब्रांच देखिए बेटा, इधर वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच देखिए ब्लड वेसल की, ये वाली ब्रांच वासा रेक्टा की, ये ब्रांच में ब्लड नीचे जा रहा है और जिसमें नीचे जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। तो मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। यहां पे देखो इसमें ब्लड ऊपर की साइड जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। तो इत्मीनान से देखिए, जहां लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है वहां वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, जहां लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है वहां वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि वासा रेक्टा क्या है और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या है। वासा रेक्टा क्या है एंड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या है। ये बात क्लियर हो गई होगी, दिमाग में छप गई होगी। बोल रहे झंडू, छप गई होगी? बिल्कुल छप गई। आगे देखिए, अगली बात थी सर आप बताइए मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताइए। हमने कहा बिल्कुल सुनिएगा बेटा, जब भी हम यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन में टोटल मिला के 3 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरे को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरे को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप है? 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा मेरे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। बड़े ध्यान से देखना, हमने मान लिया बेटा ये मेरे पास जो है ये बोमन्स कैप्सूल है, हमने मान लिया ये मेरे पास है ये ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है, ये ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल है। हमने बोला इस ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल में इस एफिरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया और ये कहां चला जाएगा? इफिरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा। हुआ क्या? बड़े ध्यान से देखना, हमने कहा था कि एफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है? बहुत
ज्यादा, डायमीटर क्या है बहुत ज्यादा, इफिरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है बहुत कम। इसी वजह से ग्लोमेरुलस पे एक प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से ही ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके, ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके, कुछ पार्ट ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके क्या निकलता है, बाहर निकलता है। हमने बोला यहां से ब्लड जो था वो फिल्टर होके बाहर निकला, वो इधर से आया। यहां से ब्लड फिल्टर होके बाहर निकला, वो इधर से आया। यहां से ब्लड फिल्टर होके बाहर निकला, वो इधर से आया। ये लीजिए, ये लीजिए, इधर से आया और यहां पे जाके वो ब्लड भर गया। ब्लड का वो फिल्टर्ड मटेरियल जो था वो यहां आके भर गया। बोला हाँ भर गया। चले भैया, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। तो जब ब्लड यहां से फिल्टर होके आया, हमने बोला इस ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होके बाहर निकला, तो रेड वाली लेयर को क्रॉस किया, इस ग्रीन वाली लेयर को क्रॉस किया, फिर इस ब्लू वाली लेयर को क्रॉस करते हुए तब ब्लड जाके इस बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में पहुंचा। तब ब्लड का वो फिल्टर्ड पार्ट था वो कहां पहुंचा, बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में पहुंचा। हमने कहा हाँ। तो जब भी पूछे कि ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी से ब्लड का पार्ट फिल्टर होके जब बोमन कैप्सूल की कैविटी में पहुंचता है तो वो टोटल कितनी लेयर को क्रॉस करता है? आप कहोगे सर 3 लेयर को क्रॉस करता है। कितनी लेयर को क्रॉस करता है? आप कहोगे सर 3 लेयर को क्रॉस करता है, 3 लेयर्स को क्रॉस करता है। मैं कहूंगा जी हां 3 को क्रॉस करता है। लेकिन वो 3 लेयर है कौन सी? आप कहोगे सबसे पहली मेरे पास है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम लेयर। उसके बाद है इन दोनों के बीच भरा हुआ ये ग्रीन कलर का मटेरियल जिसे मैं कहता हूं बेसमेंट सब्सटेंस। उसके बाद है इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल की इनर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको अपन ने बोला था पोडोसाइट सेल्स की लेयर। इन तीनों को क्रॉस करता है। तो कहने का मतलब कि ब्लड का मटेरियल फिल्टर होके जब बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में पहुंचेगा तो कितनी लेयर को क्रॉस करेगा? 3 लेयर को। और इन तीनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं, वो बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जब भी पूछे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बनेगी? 3 लेयर से। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। ब्लड वेसल की एंडोथीलियम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंड बोमन्स कैप्सूल की एंडोथीलियम से, दैट इज पोडोसाइट सेल्स की लेयर से। अब सवाल था सर ब्लड का मटेरियल यहां से फिल्टर होके ये गुलाबी कलर वाला मटेरियल जो था ये यहां पे पहुंच गया। हमने कहा बिल्कुल, ये गुलाबी कलर का मटेरियल जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा ये यहां पे पहुंच गया। तो आप बताओ ब्लड में से ये मटेरियल फिल्टर होके यहां पे पहुंचा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्यों बोला? हमने बोला ये फिल्टर होके आया इसलिए तो बोला फिल्ट्रेट। और फिल्टर का हुआ कहां से? हमने बोला ग्लोमेरुलस में से, इसलिए इसको बोल दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दैट इज जीएफ। क्या बोल दिया? जीएफ। चले भैया, अब सवाल था सर यहां से थोड़ा सा जीएफ बाहर निकालो और उसे चेक करके देखो। जब जीएफ को बाहर निकाला तो हमने क्या देखा कि इस जीएफ के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट था, फैटी एसिड प्रेजेंट था, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड प्रेजेंट था, विटामिन्स प्रेजेंट थे, आयंस प्रेजेंट था, सॉल्ट प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर थी। लेकिन इस फिल्ट्रेट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन ये कंप्लीटली क्या थी? एब्सेंट थी। ये कंप्लीटली क्या थी? एब्सेंट थी। आपने कहा सर तो हमने मोटा मोटा बात कर लिया कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट बना कहां से? ब्लड में से बाहर निकाल के। तो बोला सर क्या आप बता सकते हो कि इस ब्लड में एंड फिल्ट्रेट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी हम बता सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना। जब भी कोई पूछे इस जीएफ में, फिल्ट्रेट में एंड ब्लड में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बोला जब भी डिफरेंस पूछे तो ब्लड माइनस ब्लड में से क्या बाहर निकाल दूं? सारी की सारी ब्लड सेल्स प्लस प्रोटीन को बाहर निकाल दूं। हमने बोला यहां से निकाल दी ब्लड सेल्स प्लस प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स प्लस प्रोटीन को बाहर निकाल दो तो जो बच गया वो मेरे पास क्या बच गया? फिल्ट्रेट बच गया, जीएफ बच गया। बोला गुरुजी अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दिया तो वो पार्ट क्या बनता है? प्लाज्मा। क्या बनता है? प्लाज्मा। तो इसका मतलब ये फिल्ट्रेट जो था ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करता है किससे? प्लाज्मा से। तो आप बता सकते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीएफ एंड प्लाज्मा? हमने कहा हाँ। जब भी बोले इस जीएफ एंड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है तो मैं कह दूं प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स माइनस
प्रोटीन्स बराबर GF बराबर GF। ये बात याद रखनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी। चले अब सवाल था, सर हमने ये तो बता दिया कि फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या है, हमने ये भी बता दिया कि फिल्ट्रेट प्लाज्मा के सिमिलर ये बस प्रोटीन क्या है उसमें एब्सेंट है, हमने ये भी बता दिया कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो कितनी लेयर से बनती है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि भैया ये फिल्ट्रेशन हुआ ही क्यों, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ही क्यों, कौन से प्रेशर की वजह से छना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हमने आपको बताया कि इस एफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा, इस इफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है, कम। जब डायमीटर ज्यादा है एफिरेंट आर्ट्रियोल का तो बड़े ध्यान से देखो रे दोस्त, यहां से ज्यादा अमाउंट में ब्लड आया, बोला हाँ, यहां से जो ब्लड बाहर निकला वो कम ब्लड बाहर निकला, हमने कहा हाँ, तो हमने बोला इस ग्लोमेरुलस वाली जगह पे बहुत सारा खून इकट्ठा हो गया, बोला हाँ, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस पे दबाव पड़ा। बेटा एफिरेंट एंड इफिरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में डिफरेंस की वजह से यहां पे जो दबाव उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू हमने लिखी है वो लिखी है 60 mmHg। कितनी वैल्यू है इसकी, वैल्यू है 60 mmHg। ये 60 mmHg का जो दबाव लग रहा है ये कह रहा है ब्लड से कि फिल्टर होके बाहर चल, फिल्ट्रेशन करवा, फिल्टर हो। लेकिन इसके अपोजिट में दो दाब लग रहे हैं, एक लग रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू है वो है 20 mmHg, वो यहां पे भरे हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से लग रहा है। एंड एक लग रहा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है वो होती है अबाउट 30 mmHg। तो कहने का मतलब GHP क्या कह रहा है, फिल्टर हो, और ये दोनों के दोनों पीले वाले से जो रिप्रेजेंट कर रखे ये कह रहे हैं फिल्टर नहीं होना है। तो काम कौन सा होगा, अरे जिस दाब की वैल्यू ज्यादा होगी वही काम होगा। अब ज्यादा वैल्यू किसकी, हमने बोला ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, CHP एंड BCOP, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जबकि GHP इनके अपोजिट में काम कर रहा है, तो हमने क्या काम किया, GHP की वैल्यू कितनी थी 60, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की कितनी थी 30, CHP की कितनी थी हमने बोला 20। तो पूछेगा बताओ नेट प्रेशर क्या था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या था, तो हमने बोला वो था 10 mmHg। तो ध्यान रखना ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दैट इज 10 mmHg है, ये ही ब्लड को ग्लोमेरुलस में फिल्टर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ही GF बनवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, 10 mmHg प्रेशर। अब सवाल था, सर क्या आप बता सकते हो दोनों किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है। भैया दोनों किडनी में 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जाता है, जो कि कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% पार्ट है, दैट इज 1/5 पार्ट है। बोला ठीक बात है। वो पूछेगा बताओ दोनों किडनी में प्लाज्मा कितना गया, अरे हमें पता है प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट है, हमने कहा हाँ, तो 1100-1200 ml ब्लड था, इसका 50% पार्ट जब निकाला तो वो कितना आया, लगभग 650 ml, मतलब 1 मिनट में 650 ml प्लाज्मा जो था वो दोनों किडनी में जाता है। सवाल था सर फिल्ट्रेट कितना बनता है, बेटा 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बनता है वो 125 ml बनता है। तो जब भी बोले GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, मैं कहूंगा 125 ml पर मिनट है, 125 ml पर मिनट है। बड़े ध्यान से देखना, 1 मिनट में प्लाज्मा कितना गया था दोनों किडनी में, आप कहोगे 650 ml, और 1 मिनट में दोनों किडनी ने कितना फिल्ट्रेट बनाया, आप कहोगे 125 ml। तो मैं कह दूं कि 1 मिनट में जो प्लाज्मा गया था उसका लगभग कितना पार्ट है, 20% पार्ट है, दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो का कितना परसेंट पार्ट है, 20% पार्ट है। तो ध्यान रखना रीनल प्लाज्मा फ्लो का कितना परसेंट पार्ट फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में, ध्यान रखना 20% पार्ट बन रहा है। तो GFR हुई 125 ml पर मिनट, जो कि 1 मिनट में जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसका 20% पार्ट है। पूछेगा सर आप बताओ फिर एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे एक दिन में कितना बनेगा, हमने बोला 180 लीटर फिल्ट्रेट बनेगा एक दिन में।
एक दिन में कितना बनेगा? 180 लीटर फिल्ट्रेट। कब बनेगा? जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? वो होगा 10 mmHg। बोला गुरुजी अगर ये दाब बढ़ जाए, ये 10 से हो जाए 20 तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर 10 से 20 हो गया तो ध्यान रखना ये जो अपने पास फिल्ट्रेशन रेट है, ध्यान रखना ये जो अपने पास फिल्ट्रेशन रेट है, ये फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 125 ml पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी। अगर ये दाब की वैल्यू 10 mmHg से कम हो जाए तो ध्यान रखना ये जो मेरे पास GFR 125 ml पर मिनट है, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR, कि अगर बीपी बढ़ेगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगी। तो मैं कह दूं जब जब बीपी बढ़ेगा GFR बढ़ेगी। चले भैया, तो ये हमने कंसेप्ट बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ही क्यों, कौन कौन से प्रेशर उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब सवाल था सर जो फिल्ट्रेट बना वो आपने कहा एक दिन में 180 लीटर बना। कितना बना? एक दिन में 180 लीटर बना। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक दिन में जो यूरिन बनता है वो तो 1 से 1.5 लीटर बनता है। हमने कहा हाँ, तो बाकी फिल्ट्रेट का क्या हुआ? हमने बोला एक दिन में फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, लेकिन एक दिन में यूरिन क्या बनता है? 1 से 1.5 लीटर। मतलब एक दिन में जो यूरिन बना वो फिल्ट्रेट का लगभग 1% पार्ट है। फिल्ट्रेट का कितना पार्ट है बेटा? लगभग 1% पार्ट है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब तो ये निकला कि जो टोटल फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% पार्ट जो था वो तो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99% पार्ट जो होता है वो तो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल 1% पार्ट ही था, 1% पार्ट ही था जो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकला, जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है या यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। बोला सवाल था सर ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ वो GF का एब्जॉर्प्शन हुआ कैसे, किस हिसाब से आगे बढ़ा? हमने कहा बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो। हमने बोला फिल्टर होके जो GF था, फिल्ट्रेट था, वो यहां पहुंचा। जो ये यहां से होता हुआ आया यहां पे, ये भाग कौन सा है? हमने बोला ये है PCT। याद करो मैंने कहा था पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और जहां माइक्रोविलाई होगा वहां मटेरियल का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो इस पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जब भी बोले बताओ सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, आप कहोगे पीसीटी में, क्योंकि वहां पर माइक्रोविलाई क्या होते हैं? प्रेजेंट। बोला किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ? हमने बोला इस पीसीटी के अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड का 100% एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड का 100% एब्जॉर्प्शन होता है। एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, जी हां एनसीईआरटी माता ने भी इसका जिक्र किया है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका कितना एब्जॉर्प्शन हुआ? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ध्यान रखना पीसीटी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना हुआ? 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हुआ। पूछेगा सर बाइकार्बोनेट आयंस का? हमने बोला इस फिल्ट्रेट में जो बाइकार्बोनेट आयन है उनमें से लगभग 90% बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन भी कहां हो गया? पीसीटी में हो गया। ठीक है, अब हमने बोला पीसीटी से ये फिल्ट्रेट निकला, और पीसीटी से निकल के ये फिल्ट्रेट कहां आया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आया। आपको बता दूं इस लूप ऑफ हेनले का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है बेटा? वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। ये लो, जब डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है तो इस फिल्ट्रेट में से लगातार किसका एब्जॉर्प्शन होता रहा? वाटर का। वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्या लिखा कि ये परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए, और ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वाटर के लिए तो है परमिएबल, वाटर के लिए तो है परमिएबल, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है? इम्परमिएबल। वाटर के लिए तो क्या है? परमिएबल, बट
इम्परमिएबल, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, इम्परमिएबल। तो ध्यान रखना इस डिसेंडिंग लिम्ब में लगातार किसका एब्जॉर्प्शन होता रहा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहा। फिर ये फिल्ट्रेट यहां से निकला और यहां से निकल के कहां गया, हमने बोला ये यहां से निकल के मेरे दोस्त ये पहुंचा, वो पहुंचा इस असेंडिंग लिम्ब में। कहां पहुंचा, वो पहुंचा इस असेंडिंग लिम्ब में। ध्यान रखना ये असेंडिंग लिम्ब जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज NaCl के लिए परमिएबल है। मतलब यहां पे किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का। यहां पे किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, हमने बोला NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ। यहां किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, हमने बोला NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ। कहां पे, हमने बोला असेंडिंग लिम्ब में। तो जब भी बोले असेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप कहोगे कि ये असेंडिंग लिम्ब जो होता है, ये असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये परमिएबल है किसके लिए, NaCl के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सोल्ट के लिए परमिएबल है। तो इस असेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, बोलो किसका एब्जॉर्प्शन होता है। आप कहोगे सर इस असेंडिंग लिम्ब में सोल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। सवाल पूछेगा बताओ सबसे कम एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होता है, तो बेटा एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है। ध्यान रखना मिनिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है, ध्यान रखना मिनिमम जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ वो होता है असेंडिंग लिम्ब में। कहां होता है, असेंडिंग लिम्ब में। सवाल था सर असेंडिंग लिम्ब में आपने बोला NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, हमने कहा जी बिल्कुल, हमने यही कहा NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ। बोला NaCl का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, बेटा ये नीचे वाला पार्ट है, थिन पार्ट। कौन सा पार्ट, हमने बोला ये एब्जॉर्प्शन किस में हुआ, थिन पार्ट में। और ये एब्जॉर्प्शन किस में हुआ, हमने बोला जी ये मेरे पास हुआ थिक पार्ट में। कौन से पार्ट में हुआ, थिक पार्ट में। तो ध्यान रखना थिन पार्ट में जब भी एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, हमने बोला पैसिव प्रोसेस के थ्रू। थिन पार्ट में एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस के थ्रू, पैसिव प्रोसेस के थ्रू। और इस थिक पार्ट में जब भी एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, हमने बोला एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। कौन से प्रोसेस के द्वारा होगा, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। चले भैया सवाल था सर आप बताइए असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन का क्या फायदा। याद करो हमने बोला यहां पे लूप ऑफ हेले किसमें लोकेटेड है, मेडुला में। और याद करो मेडुला भाग में NaCl एंड यूरिया को स्टोर रख रखा था, उसी वजह से तो मेडुला की ऑस्मोलरिटी थी क्या, ज्यादा। तो हमने बोला ये क्या काम करता है, अरे हाँ कि ना, बताओ असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्प्शन किस चीज में हेल्प करता है, मैंने बोला helps in maintenance of high osmolarity in medulla। ये मेडुला पार्ट में हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है कौन, असेंडिंग लिम्ब का एब्जॉर्प्शन। सवाल था सर असेंडिंग लिम्ब आगे जाके किस में कंटिन्यू हुआ, हमने बोला भैया ये असेंडिंग लिम्ब जो था ये आगे जाके DCT में कंटिन्यू हुआ। ये लीजिए ये किस में कंटिन्यू हुआ दोस्त, DCT में कंटिन्यू हुआ। ये लीजिए DCT में कंटिन्यू हुआ। अब DCT का ये वाला पार्ट जिसमें असेंडिंग लिम्ब जाके खुल रहा है, यहां पे तो NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये दूर वाला पार्ट जो है यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। बोला सर ठीक है कैसे, बेटा ध्यान रखना असेंडिंग लिम्ब जो था वो जाके DCT में जहां खुलता है, DCT के इस पार्ट में NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और DCT के डिस्टल पार्ट में जो कि कहां जाके खुल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, वहां होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, वो होता है ADH हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से, ADH हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से। तो जब भी पूछे कि DCT में एब्जॉर्प्शन, हमने कहा हाँ DCT में एब्जॉर्प्शन हुआ। NaCl का एब्जॉर्प्शन किसने करवाया, हमने बोला एल्डोस्टेरोन ने। वाटर का एब्जॉर्प्शन किसने करवाया, ADH ने। इसके अलावा यहां पे बाइकार्बोनेट आयंस का भी एब्जॉर्प्शन होता है, बाइकार्बोनेट आयंस का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब सवाल था सर
अब बताओ डीसीटी से कहां गया? हमने बोला डीसीटी से ये अपने पास गया, वो गया अपने पास कलेक्टिंग डक्ट में। कहां गया? कलेक्टिंग डक्ट में। जो ही बेटा ये कलेक्टिंग डक्ट में गया, ध्यान रखना इस कलेक्टिंग डक्ट में लगातार किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? हमने बोला वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ कौन से हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से? हमने बोला एडीएच हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से। यहां पे किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। और थोड़े से अमाउंट में, बड़े ध्यान से देखना, थोड़े से अमाउंट में यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ किसका? यूरिया का। यूरिया का। तो जब भी बोले कि बताओ कलेक्टिंग डक्ट जो थी, जब भी पूछे कि बताओ कलेक्टिंग डक्ट जो है, उस कलेक्टिंग डक्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप क्या कहोगे? ऊपर वाले पार्ट में तो एडीएच हार्मोन की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा किसका हो रहा है? मेनली यूरिया का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो एडीएच हार्मोन की वजह से हुआ, और यहां पे डिफ्यूजन के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन थोड़े से अमाउंट में हुआ। किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ध्यान रखना, जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है, जब भी एब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में तो वो होगा कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। मतलब जब शरीर को जरूरत होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर पूछे कलेक्टिंग डक्ट में कब होगा, हमने बोला ये भी होगा कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, कि शरीर को जितनी मात्रा में जरूरत है उसी हिसाब से होगा, अगर शरीर को जरूरत नहीं तो नहीं होगा। लेकिन काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अपने पास इस पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये मेरे पास है एसेंशियल एब्जॉर्प्शन। एसेंशियल एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन तो हर हाल में करना जरूरी है। अगर पीसीटी में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो भैया जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये तो कंडीशनल है कि शरीर को जरूरत है, मान लीजिए किसी पर्सन के लूज मोशन लगे, डायरिया हुआ, वोमिट ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, तब इनमें करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो हर हाल में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पीसीटी में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, अब बड़े ध्यान से देखो, अब अपने पास बारी आती है, वो आती है सिक्रीशन की। सिक्रीशन की ध्यान रखना बच्चे, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है मेरे दोस्त? एक्टिव प्रोसेस है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि रीएब्जॉर्प्शन में तो हमने फिल्ट्रेट में से उन मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान छन गए थे, लेकिन शरीर को उनकी जरूरत थी, तो शरीर को जरूरत थी तो उन्होंने उनका क्या कर लिया? रीएब्जॉर्प्शन कर लिया। लेकिन पक्की बात है कि ब्लड में अभी भी कोई ना कोई तो ऐसा मटेरियल बच रहा होगा जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं हुआ और वो शरीर के लिए हार्मफुल है। बोला हाँ। तो ऐसे मटेरियल जो शरीर के लिए हार्मफुल है लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं हो पाए, उनको एक्टिव प्रोसेस के द्वारा एटीपी खर्च करके ब्लड में से निकाल के कहां डाला जाता है? फिल्ट्रेट में डाला जाता है कि इन्हें यूरिन के द्वारा बाहर निकालो, शरीर को इनकी जरूरत नहीं है। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब सवाल था सर ये ट्यूबुलर सिक्रेशन होता कहां है? बेटा ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन एग्जैक्टली में 3 जगह पे होता है। एक जगह तो मेरे पास है पीसीटी, एक जगह मेरे पास है डीसीटी, एंड एक जगह मेरे पास है सीडी, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। इन 3 जगह पर ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। बोला सर कैसे? भैया सबसे पहले पीसीटी में बात करके चले तो पीसीटी में इस H+ को एंड इस अमोनिया को, इस H+ को एंड अमोनिया को ब्लड में से निकाल के पीसीटी में डाल दिया जाता है। ब्लड में से निकाल के पीसीटी में डाल दिया जाता है। तो बड़ा फेमस सवाल पूछेगा, बताओ पीसीटी में किस किस चीज का सिक्रीशन होता है? तो आप कहोगे H+ एंड अमोनिया का। वो पूछेगा बताओ डीसीटी में किसका होता है? हमने बोला K+, H+ एंड अमोनिया, इन तीनों को ही डीसीटी में सिक्रीट किया जाता है। कहां सिक्रीट किया जाता है? डीसीटी में सिक्रीट किया जाता है। वो पूछेगा सर कलेक्टिंग डक्ट में किसका सिक्रीशन होता है? तो कलेक्टिंग डक्ट में K+ एंड H+ का सिक्रीशन होता है। K+ एंड H+ का सिक्रीशन होता है। इसका मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन कितनी जगह पे? 3 जगह पे, पीसीटी में, डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। H+ एंड NH3 का पीसीटी में, H+, K+ एंड NH3 का डीसीटी में, एंड K+ एंड H+ का कलेक्टिंग डक्ट में।
सवाल था सर ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसका क्या फायदा है? ध्यान रखना ट्यूबुलर सिक्रीशन भी यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बॉडी में आयनिक बैलेंसिंग के लिए, बॉडी की पीएच को मेंटेन रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान रखना यही बात एनसीईआरटी माता कह रही है। टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लड, कि ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए, आयनिक बैलेंसिंग के लिए बेहद जरूरी है क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहां पे जाके यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म के तीनों स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीनों क्या हो गए? कंप्लीट। अब अगले कंसेप्ट पे मूव करता हूं। अगला कंसेप्ट अपने पास है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब फिल्ट्रेट को और ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाए, ये कहानी है। बड़े ध्यान से देखिएगा ये कौन सी कहानी है, क्या कहानी है। हमने आपसे बोला मेरे दोस्त, क्या बोला? हमने बोला जब भी बोले कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो थी वो किस में मिलती है, तो ध्यान रखना काउंटर करंट मैकेनिज्म केवल और केवल मैमल्स की जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में मिलती है। कभी भी काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, कभी भी काउंटर करंट मैकेनिज्म कोर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में होती है। किसमें? मैमल्स में। बोला सर ठीक है, इसका क्या फायदा था? बेटा इसका फायदा था मोर कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना। क्या फायदा था? मोर कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना। सवाल था सर आप ये बताओ ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो थी आपने बोला कि ये जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में होती है। किसमें? मैमल्स में। कौन से पार्ट में? बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो भाग, एक तो लूप ऑफ हेनले एंड दूसरा वासा रेक्टा। एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा वासा रेक्टा, ये दो भाग थे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें प्ले करते हैं? हमने बोला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में। सवाल था सर आप बताइए किडनी में काउंटर करंट मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, किडनी में काउंटर करंट मैकेनिज्म जो थी वो अपने पास टोटल मिला के 3 जगह हो सकती है। कैसे? हमने बोला लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स के बीच आप देखो असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब दोनों में फिल्ट्रेट के फ्लो होने की डायरेक्शन अलग है। डिसेंडिंग लिम्ब में किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है ऊपर की तरफ। ध्यान रखना काउंटर करंट तभी डेवलप होता है जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन के फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तभी क्या डेवलप होता है? काउंटर करंट। तो हमने बोला लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब के बीच काउंटर करंट डेवलप होता है जिसे बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। हमने बोला वासा रेक्टा के भी 2 लिम्ब थे, एक था असेंडिंग लिम्ब, दूसरा था डिसेंडिंग लिम्ब, जिनमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था और ब्लड की कंसंट्रेशन भी क्या थी? अलग अलग। तो हमने बोला बिटवीन लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा भी काउंटर करंट डेवलप होता है जिसे बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे अपन बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज बोलते हैं। बोला सर ठीक बात है। तीसरा क्या था? हमने बोला याद करो मैंने बताया था कि जहां लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब होता है वहां वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जहां लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब होता है वहां वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब होता है। हमने बोला कि इन दोनों लिम्ब्स में भी फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो ध्यान रखना काउंटर करंट जो है वो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा के बीच भी डेवलप होता है, तो इन 3 जगह पे काउंटर करंट डेवलप होता है और किस में हेल्प करता है? फिल्ट्रेट को मोर कंसंट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है। अब सवाल था सर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या काम था? काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम था मेडुला में हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन करना, मेडुला में हाई ओस्मोलरिटी को डेवलप करना। क्या करना दोस्त? डेवलप करना। वो किसका काम था? काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने मेडुला में हाई ओस्मोलरिटी बना दी और बना के कह दी भाई मैंने तो हाई ओस्मोलरिटी बना दी, अब इसको मेंटेन तुम रखो। उसे मेंटेन कौन रखेंगे? हमने बोला ये दोनों के दोनों ही उस हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखेंगे।
तो जब भी पूछे डेवलपमेंट ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुला, वो किसका काम था? हमने बोला काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम था। जब भी बोले मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुला, वो किसका काम था? तो हमने बोला मेंटेनेंस का जो काम था वो काउंटर करंट एक्सचेंज का एंड लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के लिम्स के बीच डेवलप होने वाले काउंटर करंट का काम था। बोला सर ठीक है, बात क्लियर है। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर एनसीईआरटी माता ने बड़ी भयंकर सी लाइन लिख के दी। हमने कहा हाँ, कौन सी? बड़े ध्यान से देखना। ये ऊपर वाली एनसीईआरटी माता की लाइन है। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी माता की लाइन है। बड़े ध्यान से देखना ये लाइन क्या है। मैं इस लाइन को बताता हूं, पहले आप कंसेप्ट को समझिएगा। हमने बोला मेरे दोस्त, यहां पे देखिएगा, ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिंब है। ये लूप ऑफ हेनले का कौन सा है? हमने बोला ये असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। बोला यस। और हमने बोला ये यहां पे क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। आपने कहा यस सर। इसी तरह यहां पे देखिए, ये व्हाइट वाला जो मेरे पास है, ये मेरे पास है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बोला यस। और ये मेरे पास है असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। बोले यस। यहां पे देखो ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? कोर्टेक्स। हमने बोला था कोर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी है? 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। जो ही कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। 600, 800, 900, 1000 और लास्ट में कितनी होगी? 1200। और हमने बोला मेडुला की मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी कहां तक पहुंचती है? 1200 तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि मेडुला में यूरिया एंड NaCl क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। बोला ठीक बात है। हुआ क्या? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ब्लड में से फिल्टर होके आया फिल्ट्रेट। ब्लड में से क्या फिल्टर होके आया? फिल्ट्रेट। तो हमारा जो ब्लड था, उस ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300। तो ब्लड में से जो फिल्ट्रेट बाहर निकल के आया, उसकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी होगी? 300। बड़े ध्यान से देखना। बोला यस सर। हुआ क्या? हमने बोला ये जो जीएफ जो था, ये जो ही डिसेंडिंग लिम्ब में गया, डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल? पानी के लिए। तो लगातार पानी का क्या होने लगा? एब्जॉर्प्शन होने लगा। और जब पानी का एब्जॉर्प्शन होने लगा, तो ये जो 300 ऑस्मोलरिटी का फिल्ट्रेट था, इसकी ऑस्मोलरिटी लगातार बढ़ने लगी। 400, 600, 800, 1000 और क्या होगी? 1200। क्या होगी? 1200। बोला ठीक बात है। तो हमने बोला जो ही फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी लगातार क्या होगी? इंक्रीज। बोला ठीक बात है। अब ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा इस असेंडिंग लिम्ब में। याद करो असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल था? सर आपने बोला था ये असेंडिंग लिम्ब है, ये NaCl के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है? NaCl के लिए परमिएबल है। तो इसका मतलब जो ही फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, ऑस्मोलरिटी लगातार घटेगी। क्या हुई? हमने बोला 1000, 800, 600, 400, 300 और फिर DCT में यहां पहुंचा 200। लगातार ऑस्मोलरिटी क्या होगी? घटेगी। बोला बिल्कुल घटती हुई जाएगी। अब पूछ रहा है कि ये वासा रेक्टा जो थी, इस वासा रेक्टा के इस डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड आया। ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी थी? 300। जो ये 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड यहां पे पहुंचा, हमने बोला ये NaCl जो था ये इसके अंदर गया। ये NaCl लगातार इसके अंदर गया। अरे जब ब्लड में सोल्ट मिलता रहेगा तो ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब ये लगातार क्या होती रही? 400, 600, 800, 1000 और फिर क्या होगी? 1200। हाँ कि ना? तो हुआ क्या? बड़े ध्यान से देखना। यहां पे NaCl का एक्सचेंज हुआ। किसके बीच हुआ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच हुआ। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच हुआ। इतने कंसेप्ट को देखिए। एनसीईआरटी माता क्या बोली? एनसीईआरटी माता क्या बोली? बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये कहानी क्लियर है? बोला सर बिल्कुल क्लियर है। असेंडिंग लिम्ब एंड ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच NaCl का एक्सचेंज हुआ। NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकला और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया, ब्लड के अंदर गया। तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई? 1200 तक पहुंच गई।
बोला सर ठीक है। अब क्या हुआ? अब भैया ये ब्लड जो था, ये ब्लड शरीर में वापस जाएगा, वो यहां से निकलेगा। ये ब्लड जो था ये जब शरीर में बाहर जाएगा तो यहां से निकलेगा, और बॉडी कहती है कि हमने 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड दिया था, हमें 300 का ही वापस चाहिए। लेकिन ब्लड की ऑस्मोलरिटी यहां कितनी हो गई है? 1200। अब सवाल था कि भैया 1200 ब्लड की ऑस्मोलरिटी हो गई है और हमें कितने का चाहिए? 300 का चाहिए। तो अब क्या करें? अब भैया ये ब्लड जो था ये धीरे 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 इस वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब की तरफ बढ़ता है। अब इसको क्या करना है? ये कह रहा है जैसा 300 का ब्लड हमें दिया था वापस 300 का चाहिए, तो 300 का ब्लड करने के लिए क्या करें? हमने इस वासा रेक्टा से पूछा कि भैया 300 का ब्लड शरीर को चाहिए, तो पहले तू ये बता, तेरे पास तो 1200 का ब्लड है, ये जो 300 का ब्लड था ये 1200 ऑस्मोलरिटी में कैसे पहुंचा? ये बोली कि मैंने ना एग्जैक्टली में ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो था उससे NaCl ले लिया, और उस NaCl को लेने की वजह से ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। हमने कहा सीधी बात है, अगर 300 का ब्लड 1200 पहुंच गया, वो किसकी वजह से पहुंच गया? बोला NaCl लेने की वजह से। तो हमने कहा कि अगर तुझे 300 का ही ब्लड शरीर को लौटाना है तो जो तूने NaCl लिए थे वो वापस फेंक दे। तो इसने क्या काम किया? जो ही ये ब्लड पहुंचा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, तुरंत के तुरंत इसमें से NaCl क्या निकलने लगे? बाहर निकलने लगे। NaCl लगातार क्या निकलने लगे? हमने बोला NaCl लगातार बाहर निकलने लगे। अब याद करो, इस ब्लड में से जब NaCl लगातार बाहर निकलने लगे तो हुआ क्या? पहुंचा 1000 पे, 800 पे, 600 पे, 400 पे, 300 पे। तो बताओ, लगातार ब्लड की ऑस्मोलरिटी घटी और 300 पे ब्लड पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आपने कहा सर बिल्कुल पहुंच गया। तो हुआ भी यही। क्या हुआ? हमने यही बोला कि यहां पे बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखो मेरे दोस्त, कि यहां पे क्या हुआ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच NaCl का एक्सचेंज हुआ था। उस NaCl को असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने, बताओ, मेडुला को रिटर्न कर दिया कि नहीं कर दिया? मेडुला को रिटर्न कर दिया कि नहीं कर दिया? बोला यस सर कर दिया। तो अगली लाइन में देखना, NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta, कि इंटरस्टेशियम दैट इज मेडुला में वापिस लौटा दिया। किसने लौटा दिया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने लौटा दिया। यही बात एनसीईआरटी माता ने कही। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगली बात थी यार एनसीईआरटी माता की, ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, ये भी बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। क्या खूबसूरत सी लाइन है? बड़े ध्यान से देखना। हमने आपको बोला कि बड़ी खूबसूरत सी लाइन है एनसीईआरटी माता की। खूबसूरत सी लाइन क्या है? बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला इस मेडुला में यूरिया एंड NaCl जो था वो क्या रहता था? स्टोर रहता था। बोला बिल्कुल रहता था। हुआ क्या? ये यूरिया जो मेडुला में स्टोर था, थोड़े से अमाउंट में यूरिया का हुआ एब्जॉर्प्शन। किसमें? थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में। थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में कौन से लिम्ब में? असेंडिंग लिम्ब में। तो हमने बोला कि थोड़े से अमाउंट में ध्यान रखना, थोड़े से अमाउंट में यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का एक्सक्रीशन हुआ, या मैंने कहा यूरिया को एब्जॉर्ब किया गया, या मैं कहूं यूरिया जो था उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। किसके अंदर डाल दिया गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के कौन से पार्ट में? नैरो पार्ट में, थिन पार्ट में। तो मेडुला में से थोड़े से यूरिया को किस में डाल दिया गया? लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब के थिन पार्ट में डाल दिया गया। और जो यूरिया यहां से डाला गया उसको इस डीसीटी ने वापिस कहां डाल दिया? सॉरी, इस कलेक्टिंग डक्ट ने, कौन से? इस कलेक्टिंग डक्ट ने वापिस कहां डाल दिया? हमने बोला इस कलेक्टिंग डक्ट ने वापिस कहां से डाल दी, कहां पे डाल दिया? मेडुला में डाल दिया। तो याद रखना एनसीईआरटी माता की लाइन को कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर इनटू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर हुआ, हाँ कि ना? फिर क्या हुआ? विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट। उसको इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इस मेडुलरी फ्लूइड में वापिस किसने लौटा दिया? आप कहोगे सर कलेक्टिंग डक्ट ने लौटा दिया, कलेक्टिंग डक्ट ने लौटा दिया।
सवाल था सर ये क्यों जरूरी था? अरे मेडुला में इसको इकट्ठा रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि मेडुला की ओस्मोलरिटी ज्यादा चाहिए और मेडुला की हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए ये बेहद बेहद जरूरी था, इसीलिए ऐसा किया गया। ये दो बड़ी बेहतरीन एनसीईआरटी माता की लाइन है। चले भैया अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर मिक्सचुरेशन के बारे में बताइए। अब बात था सर मिक्सचुरेशन क्या है? अरे मिक्सचुरेशन सीधी बात है मूत्र विसर्जन, शरीर से यूरिन को बाहर निकालना, या मैं कहूं यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मिक्सचुरेशन बोलते हैं। सवाल था गुरुजी मिक्सचुरेशन का प्रोसेस हुआ कैसे? हमने बोला जब भी कोई कहे मिक्सचुरेशन का हुआ कैसे, हमने बोला किडनी में लगातार यूरिन बन रहा है और उस यूरिन को यूरेटर ला रही है और लाके किस में डाल रही है? वो यूरिनरी ब्लैडर में डाल रही है और यूरिनरी ब्लैडर में लगातार यूरिन आ रहा है और आके इकट्ठा हो रहा है। बोला सर बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर में लगातार यूरिन आ रहा है और यूरिन आके क्या हो रहा है? इकट्ठा। जब यूरिनरी ब्लैडर में लगातार यूरिन आके इकट्ठा होगा तो यूरिन के इकट्ठा होने की वजह से ये जो मेरे पास यूरिनरी ब्लैडर है इसमें स्ट्रेचिंग हुई। इसमें क्या हुई बेटा? स्ट्रेचिंग हुई। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। अरे जो ही यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग हुई, यहां पे प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो थे वो एक्टिवेट हुए और जो ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ये जो सिग्नल था ये सिग्नल पहुंचा बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये सिग्नल जो था ये सिग्नल कहां पहुंचा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल पहुंचा तो मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके गई और उन इंपल्स ने क्या कहा? उन इंपल्स ने ये कहा कि भैया इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है जो पहले बंद पड़ी थी उनको खोल दो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो थी उनको तो खोल दो एंड यूरिनरी ब्लैडर में क्या करवा दो? कॉन्ट्रैक्शन। एंड यूरिनरी ब्लैडर में क्या करवा दो? कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ही ये स्फिंक्टर खुली और यूरिनरी ब्लैडर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भरा हुआ ब्लड जो था वो यूरिथ्रा से होता हुआ शरीर से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन है। चले भैया बना आगे। नेक्स्ट अगली कहानी देखना। अगली बात है रेगुलेशन ऑफ किडनी। बेटा किडनी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म अपने पास रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हुआ क्या? हमने बोला अगर ब्लड का प्रेशर घटा, या मैं कह दूं GFR घटी, या मैं कह दूं GFR घटी, या मैं कह दूं GFR घटी, या मैं कह दूं GBR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। हमने बोला अगर मैं कह दूं GFR घटी, या मैं कह दूं BP घटा, या मैं कह दूं ब्लड का वॉल्यूम घटा, या मैं कह दूं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घटा, अगर ये कोई भी केस है तो सबसे इंपॉर्टेंट केस अपन ये मान के चलते हैं कि अगर किसी इंसान में GFR कम होती है या BP क्या होता है? कम। तो जो ही BP कम होगा तो क्या होगा? हमने बोला जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी की JG सेल एक्टिवेट हो जाएगी और वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगी। जी हां, हार्मोन सिक्रीट करेगी और उस हार्मोन का नाम है रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन क्या काम करेगा? एग्जैक्टली में हमारा लीवर जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। प्रोटीन का क्या नाम है? लीवर एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन नाम की प्रोटीन इनएक्टिव होती है। ये किसने बनाई? लीवर ने बनाई। और जो ही यहां से रेनिन हार्मोन आया इसने इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी कोई ज्यादा एक्टिविटी शो नहीं करती, इसको अभी मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था और मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लंग्स जो थे उन लंग्स से निकल के आया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें मेरे दोस्त? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब सबसे काम की चीज ये एंजियोटेंसिन सेकंड ही है। सवाल था सर ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है? बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या काम करता है? ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या करता है? कम। हमने बोला इसने क्या काम किया? हमने बोला इसने डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स
उसको क्या कर दिया, कम। और जो ही ब्लड वेसल्स का डायमीटर घटेगा, हमने बोला बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर जो थी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। पहला काम तो ये था इसका। इसने दूसरा भी काम किया। क्या काम किया, हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है थ्रस्ट सेंटर। थ्रस्ट सेंटर, जब इसने थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट किया तो हमें प्यास क्या लगी, ज्यादा। जब ज्यादा प्यास लगी तो मैंने बोला इनटेकिंग ऑफ वाटर क्या हुआ, वो क्या हुई बेटा, बढ़ी। वाटर इनटेकिंग बढ़ी तो एलिमेंट्री कैनाल में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, तो मैंने बोला वाटर एब्जॉर्प्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, वो भी क्या हुआ, बढ़ा। अरे एलिमेंट्री कैनाल में वाटर एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा, आप कहोगे सर ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो हमने बोला इस वजह से ब्लड का वॉल्यूम जो था वो क्या हुआ, बढ़ा। और याद करो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी, आपने कहा बीपी बढ़ेगा। याद करो मैंने कहा था बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। बीपी बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ गई। बढ़ के क्या करवानी थी, नॉर्मल। यहां घटी हुई थी, उसको बढ़ा के क्या करना था, नॉर्मल। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का तरीका इसका जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं, क्या, इसने एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट किया और कोर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज करवाया जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरोन। याद करो ये वही एल्डोस्टेरोन है जो कि डीसीटी में वाटर एंड NaCl का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था, वाटर एंड NaCl का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था, ये वही हार्मोन है। तो इसने क्या काम किया, डीसीटी में वाटर एंड NaCl का क्या करवाया, एब्जॉर्प्शन। अरे जब वाटर एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया तो हमने बोला ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो बीपी भी बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ी, जीएफआर भी बढ़ी। तो इन तीन अलग अलग तरीके से काम करके ये इस घटी हुई जीएफआर को बढ़ा के नॉर्मल करने में हेल्प करता है। कौन, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। चले भैया अपना आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। अगला था सर एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या काम है। हमने बोला जब किसी पर्सन में डायूरेसिस होता है, मतलब उसे बार बार यूरिन आता है, या मैं कहूं कि उसमें वाटर का यूरिन के द्वारा एक्सेस लॉस होता है, यूरिन का वॉल्यूम क्या है बहुत ज्यादा, तो क्या हुआ, शरीर से वाटर का लॉस ज्यादा हुआ। जो ही शरीर से पानी का लॉस ज्यादा होगा तो ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ऑस्मोलरिटी क्या बढ़ेगी, होगी, बढ़ेगी। तो देखो पानी का लॉस हुआ तो ब्लड की कंसंट्रेशन, ऑस्मोलरिटी तो बढ़ी, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी भी क्या हो गया, कम। और जब जब बीपी घटेगा जीएफआर तो घटेगी। अब मेन आपको कंसंट्रेट करना है इस ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड पे, कि जो ही ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी तो याद करो हमने पढ़ाया था आपसे कि हमारी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है ऑस्मोलरिटी सेंटर। जो ही ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी तुरंत के तुरंत ये सिग्नल पहुंचा, ये हाइपोथैलेमस के पास पहुंचा और उसके ऑस्मोलरिटी जो रिसेप्टर्स जो थे, उन ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स थे वो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल लेके गए और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, उसका ऑस्मोलरिटी सेंटर एक्टिवेट हुआ। ऑस्मोलरिटी सेंटर हाइपोथैलेमस का एक्टिवेट हुआ और वहां से सिग्नल जो थे वो कहां पहुंचे, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचे। वहां से जो सिग्नल थे वो किसके पास पहुंचे, आप कहोगे सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचे। और उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बोला, तू एडीएच का सिक्रीशन कर, तो एडीएच का सिक्रीशन कर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, उसने एडीएच हार्मोन रिलीज किया। अब ये एडीएच क्या काम करेगा, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहली कंडीशन, ये एडीएच जो था याद करो ये कलेक्टिंग डक्ट में एंड डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था। जब कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर एब्जॉर्ब होकर किस में जाएगा, ब्लड में। तो हमने बोला ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अरे जब ब्लड में पानी मिलेगा,
अरे जब ब्लड में पानी मिलेगा तो हमने बोला ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड में पानी मिलेगा तो ब्लड जो पहले कंसंट्रेटेड होगा था वो क्या होगा, डाइल्यूट, मतलब ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड भी क्या होगी, घटेगी। तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ा, ब्लड की कंसंट्रेशन भी क्या हुई, कम, ऑस्मोलरिटी भी क्या हुई, कम। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, और जब जब बीपी बढ़ेगा जीएफआर भी बढ़ेगी। पहला काम। दूसरी काम, जो पानी यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल रहा था, अब यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस क्या होगा, कम, मतलब शरीर में वाटर क्या हो गया, कंजर्व। तीसरी बात, हमने बोला ये अपने पास एडीएच है, ये भी एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो हमने बोला ये क्या काम करेगा, हमने बोला डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल जो है उसको घटाएगा, और अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर घटेगा तो हमने बोला बीपी क्या होएगा, हमने बोला बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो बीपी को बढ़ा दिया और बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगी, जीएफआर भी बढ़ेगी। तो इसने क्या काम किया, इस घटी हुई जीएफआर को बढ़ाने में भी हेल्प कर दी। ये वर्किंग मैकेनिज्म थी किसकी, एडीएच की। अब एक और हार्मोन एनसीईआरटी माता ने दे रखा है, उस हार्मोन का क्या नाम है, उस हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की क्या कहानी है बेटा, ये कह रहा है जब जब बीपी बढ़ेगी, जब जब बीपी बढ़ेगी, जब जब बीपी बढ़ेगी तो एट्रिया जो था उसके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, और जब जब एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो एट्रिया की वॉल से एक हार्मोन रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या काम करेगा बेटा, सबसे पहले तो ये वैसोडाइलेटर है, और वैसोडाइलेटर का क्या काम है, हमने बोला इसका काम है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल को बढ़ाना। इसका काम है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को बढ़ाना, और जब भी डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल बढ़ेगा तो बीपी क्या होएगा, हमने बोला कम होएगा, और जब जब बीपी घटेगा तो ध्यान रखना जीएफआर भी घटेगी, जीएफआर भी घटेगी। नेक्स्ट, दूसरा, ये रास को स्टॉप करता है। याद करो रास क्या काम कर रहा था, जीएफआर को बढ़ा रहा था, ये रास को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा। तो इसका मतलब एएनएफ जो है वो रास के अपोजिट काम करता है। रास तो जीएफआर को बढ़ाता है, एएनएफ जीएफआर को घटाने का काम करता है। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, बड़ा ही खूबसूरत कंसेप्ट है। चले, यहां तक की बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगला बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज हीमोडायलाइसिस। सवाल था सर हीमोडायलाइसिस होता क्या है बेटा, हमने बोला एक नॉर्मल इंसान के खून में ब्लड प्रेजेंट होता, खून में यूरिया प्रेजेंट होता है, और वो यूरिया होता है लगभग 20 से 40 मिलीग्राम पर डेका लीटर, दैट इज 100 ml ब्लड में। अब हमने बोला कई बार कुछ इंसान ऐसे थे जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, इसलिए ब्लड में यूरिया का लेवल लगातार क्या होएगा, बढ़ता रहेगा, और जब ब्लड में यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया। तो यूरेमिया किसको बोलते हैं, वो कंडीशन जब ब्लड में यूरिया का लेवल क्या हो, बहुत ज्यादा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया। और अगर ब्लड में लगातार यूरिया का लेवल ज्यादा बना हुआ है तो इसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही, इट लीड्स टू किडनी फेलियर, ये किडनी फेलियर का करवा के छोड़ेगा। चलो मैं आगे। अब सवाल था कि मान लीजिए किसी इंसान की किडनी फेल होगी तो ब्लड में यूरिया का लेवल क्या रहेगा, हाई, और हाई लेवल ऑफ यूरिया तो शरीर के लिए हानिकारक है। तो हमें किसी भी कीमत पे उन एक्सक्रीटरी मटेरियल को, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, बोला हाँ निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला कि जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से हम एक्सिस यूरिया को बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस। अब सवाल था सर इस हीमोडायलाइसिस में करते क्या है। ये देखो ये व्हाइट कलर का डब्बा मेरे पास आर्टिफिशियल किडनी है, और इसमें ये जो दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी
ट्यूबुलर पार्ट, ये एग्जैक्टली में सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? कोइल्ड एंड पोरस ट्यूब। पोरस का मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, और इस ट्यूब की खास बात है कि ये एक्सक्रीटरी मटेरियल के लिए क्या है? परमिएबल है। एक्सक्रीटरी मटेरियल के लिए परमिएबल है। हुआ क्या? हमने बोला, हमने ये जो पूरा का पूरा डिब्बा था दैट इज आर्टिफिशियल किडनी थी, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का मटेरियल भर रखा है। ये ग्रीन कलर का मटेरियल है डायलाइसिस फ्लूइड। क्या है? डायलाइसिस फ्लूइड। और इस डायलाइसिस फ्लूइड में ये सेलोफेन ट्यूब और सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब पड़ी हुई है। चले भैया, अब पूछेगा सर ये डायलाइसिस फ्लूइड क्या है? बेटा ये डायलाइसिस फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर ही है। इसकी कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर ही है। जब भी पूछे डायलाइसिस फ्लूइड क्या है तो हमने बोला प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजन वेस्ट। अगर प्लाज्मा में से नाइट्रोजन वेस्ट निकाल दे तो बचा हुआ क्या होगा? डायलाइसिस फ्लूइड। तो डायलाइसिस फ्लूइड बराबर प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजन वेस्ट, यही मेरे पास डायलाइसिस फ्लूइड है। चले भैया, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि ये अपने पास आर्टरी थी, इस आर्टरी से हमने ब्लड को बाहर निकाला। ध्यान रखना, जब भी डायलाइसिस करते हैं ब्लड किस में से लेते हैं? आर्टरी में से लेते हैं। आर्टरी में से ब्लड को बाहर निकाला। ब्लड को बाहर निकाला और इस ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला लिया। एंटीकोगुलेंट मिला लिया, एंटीकोगुलेंट मिला लिया, और उस एंटीकोगुलेंट को बोलते हैं हिपेरिन। हमारे ब्लड में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने सोचा कि ब्लड को इस आर्टिफिशियल किडनी में डाल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि शरीर से बाहर निकल के यहीं पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाए, तो हमने एक्स्ट्रा एंटीकोगुलेंट मिला लिया। और ये एंटीकोगुलेंट क्या मिला लिया? हिपेरिन। मान लो ये ग्रीन वाला जो मेरे पास है ये हिपेरिन है जो मैंने मिला दिया। चले, तो अब जो ब्लड लिया था वो ऐसा था, उसमें हिपेरिन मिला दिया, एंटीकोगुलेंट मिला दिया, और ये वो ब्लड था जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल खूब सारा है। एक्सक्रीटरी मटेरियल खूब सारा है। अब इस हिपेरिन कंटेनिंग ब्लड को हमने इस आर्टिफिशियल किडनी में गुजारा। जो ही किडनी में से ये ब्लड जा रहा है, इस ब्लड में से यूरिया हुआ, K+ हुआ, H+ हुआ, फॉस्फेट हुआ, ये सारी की सारी चीजें लगातार लगातार डिफ्यूज होके बाहर निकल रही है। और बाहर निकल के किस में जा रही है? डायलाइसिस फ्लूइड में जा रही है। किस में जा रही है? डायलाइसिस फ्लूइड में जा रही है लगातार। और इस डायलाइसिस फ्लूइड को हम लगातार पुरानी डायलाइसिस फ्लूइड को बाहर निकालते रहते हैं और नया डायलाइसिस फ्लूइड डालते रहते हैं। पुराने को बाहर निकालते रहते हैं और नया डालते रहते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो बताओ, ब्लड में प्रेजेंट यूरिया, K+, H+ एंड दूसरे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस थे, वो लगातार ब्लड में से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बोले निकलेंगे। मतलब ये ब्लड जो था ये इन सारी चीजों को पार करके यहां पे आ गया। अब सवाल था, जो ब्लड गया था उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल ज्यादा थे, लेकिन जो ब्लड बाहर आया उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? कम। अब इस ब्लड को हमें शरीर में वापस डालना है। लिया किस में से था? आर्टरी में से। शरीर में जब वापस डालेंगे तो किस में डालेंगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर वेन में डालेंगे। लेकिन क्या था, शरीर में डालना है तो जैसा ब्लड शरीर से लिया था वैसा ही तो डालना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर वैसा ही डालना पड़ेगा। हमने बोला लेकिन हमने तो इस ब्लड में एक्स्ट्रा हिपेरिन मिला दिया था। तो अब हमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा हिपेरिन मिलाया था इस एक्स्ट्रा हिपेरिन को हटाना पड़ेगा, तब ये ब्लड जो था ये शरीर के ब्लड के जैसा होगा। बोले यस होगा। तो क्या काम करें, हमने इस एक्स्ट्रा हिपेरिन को हटाने के लिए एंटी हिपेरिन ब्लड में मिला दिया। क्या मिला दिया? एंटी हिपेरिन। जितने अमाउंट में हिपेरिन मिलाया था उतने ही अमाउंट में एंटी हिपेरिन मिला दिया, ताकि इस एक्स्ट्रा हिपेरिन को क्या कर दे, ये खत्म कर दे। और जब एक्स्ट्रा हिपेरिन खत्म हो गया तो अब ये ब्लड जो था ये ब्लड वैसा ही हो गया जैसा कि हमारे शरीर का ब्लड था। और इस ब्लड को हमने वेन के अंदर एंटर करा दिया, वेन के अंदर डाल दिया। तो सीधा सवाल पूछेगा, बताओ ब्लड लेते कहां से हैं? बोला आर्टरी से। लेने के बाद उसमें क्या ऐड करते हैं? हमने बोला हिपेरिन ऐड करते हैं। वो पूछेगा शरीर में ब्लड डालते किसमें? आप कहोगे वेन में। वेन में डालने से पहले क्या ऐड किया? आप कहोगे एंटी हिपेरिन ऐड किया, ताकि इस हिपेरिन के प्रभाव को खत्म किया जा सके। वो कहेगा डायलाइसिस फ्लूइड क्या होता है? आप कहोगे प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसी को बोलते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। उसी को क्या बोलते हैं? डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड। चले भैया, ये अपने पास पूरी की पूरी कहानी थी, वो थी हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस वाला पोर्शन। तो दोस्तों यहां पे जाके ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर था, इसमें हमने मोटे मोटे एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट पूरे
कर लिए हैं तो जल्दी से इस लेक्चर को देखना बड़े इत्मीनान से, और एनसीईआरटी माता की ऑलमोस्ट लाइन, जितनी भी कंसेप्चुअल लाइन थी वो कवर कर ली है। हम मिलेंगे जल्दी नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।